मैं वहाँ बंदी धर्म निभाया मैंने। मैं वहाँ पे विधायक नहीं था, मैं बंदी था वहाँ पे। आखिर आप ऐसा क्या करते हैं कि गृह मंत्री भी भिलाई पहुंच के आपकी चर्चा कर जाते हैं इस घटना के पहले? जो रायपुर का सेंट्रल जेल है वो रायपुर के हृदय स्थल में है। हम दिवाली के पटाखों की आवाज़ से लेकर न्यू ईयर के शोर शराबे तक सब सुन सकते थे वहाँ पर रह के जेल की चार दीवारों में, लेकिन देख नहीं सकते थे। उन्होंने पूरे इशू को पॉलिटिसाइज किया। उन्होंने दिखाया, एक पिक्चर बनाई, उस पिक्चर में एक किरदार रख दिया देवेंद्र यादव और उसको विलन बनाकर उसको पेश कर दिया जनता के सामने कि हमने ये देखो, हम इसको फांसी देने वाले, ये गुनहगार है, हम इसको फांसी दे रहे हैं। आप वहां पे सैकड़ों बेगुनाहों को जेल में डाल के रखे, गुनाहगारों को पकड़ो ना, कौन मना करता? नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। फ्रेम में जो साथ नजर आ रहे हैं उनके लिए अलग से किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। देवेंद्र यादव हैं। कांग्रेस से ज़्यादा इन दिनों बीजेपी इन्हें मुकम्मल जानती है, पहचानती है। बहुत परेशान हो जाते हैं कई बार बीजेपी के लोग, क्योंकि महीनों की जेल के बाद जब देवेंद्र बाहर आए तो फिर एक एफआईआर सौगात में मिली। आरोप लगा कि जेल के बाहर समर्थकों की इतनी भीड़ आ गई थी कि रास्ता बाधित हो गया था। मगर अभी फ़िलहाल वो एफआईआर है और जैसा आप सबको पता है, कानून की सामान्य जानकारी है कि रास्ता बाधित हो जाए तो कोई ऐसी धारा नहीं लग जाती कि तत्काल पकड़ना पड़े। आने वाले समय में कभी देवेंद्र को लेकर फिर कोई सक्रियता की जरूरत पड़ेगी तो शायद ये एफआईआर काम आएगी। मगर फिलहाल विषय ये है कि देवेंद्र आखिर आंखों में इतना गड़ क्यों गया? क्या देवेंद्र से कोई चूक हो गई है, या ये एक जो बात कही जाती है, एक जुमला कहा जाता है कि किसी का वक्त आता है और किसी का दौर चले आता है। क्या बुरा वक्त गुजर गया और दौर आने वाला है? कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ तीखे, कुछ चुभते हुए सवाल हैं जो मैं देवेंद्र से पूछूंगा। नमस्कार भैया। कैसे हैं देवेंद्र? अच्छा लग रहा है। बहुत समय बाद ऐसे देख के सामने अच्छा लग रहा है। बाकी तो ऐसा है कि हम लोग एक ऐसी लाइफ से आके फिर एक ऐसी भागती दौड़ती लाइफ में आए हैं कि ऐसे पॉज था जिंदगी में। जो रायपुर का सेंट्रल जेल है वो रायपुर के हृदय स्थल में है। हम दिवाली के पटाखों की आवाज़ से लेकर न्यू ईयर के शोर शराबे तक सब सुन सकते थे वहाँ पर रह के जेल की चार दीवारों में, लेकिन देख नहीं सकते थे, महसूस नहीं कर सकते थे, केवल वो कानों में गूंजते थे। तो उसके बाद जैसे ही बाहर निकला, बाहर निकल के इतने सारे लोगों का स्नेह प्यार देखा, एक भागती दौड़ती जिंदगी देखा, तो एडजस्ट कर रहा हूँ अभी अपने आप को उस जिंदगी के बाद। हाँ, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऐसे जैसे एक जगह इधर हूँ, वो पैसेंजर है और इधर तो शताब्दी चल रही है, तो अभी दोनों के बीच में एडजस्टेबल वाला टाइम चल रहा है अभी। नहीं, इसीलिए क्योंकि जब मैं पूछा कैसे हैं देवेंद्र, तो फिर एक बार मेरे को एक क्षण में लगा कि यार गलत सवाल तो नहीं किया। कोई जेल से 6 महीने बाद आया हो, उससे आप पूछ रहे हैं कैसे हैं आप, क्या जवाब देगा वो? खैर, जेल की लाइफ पर बात मैं फिर कर लूँगा। मुझे एक चीज़ बताओ, ये आपका अति उत्साह था क्या कि आपने अवसर दे दिया विरोधियों को कि चलो मुझे फंसा लो? देखिए, ऐसा है कि मैं पीछे नहीं हटना चाहता था। इस बात को मैं ज़रूर से समझ रहा था कि इनकी मंशा ठीक नहीं है। लगातार पिछले समय में मैंने ईडी को भी करीब से महसूस किया। इसके बाद इस प्रकरण में जिस तरीके से प्रदेश के मंत्रियों की बयान आ रहे थे, तो इससे साफ दिख रहा था कि इनकी मंशा ठीक नहीं है। और प्रशासन में सभी के शुभ चिंतक होते हैं, बहुत सारे शुभ चिंतकों से हमें भी ये खबर आई कि भाई आप रास्ता किनारे से निकाल लो, वरना आपको ये जेल डालेंगे। लेकिन मुझे एक बात का विश्वास था, भाई मैं गलत नहीं हूं तो मैं क्यों पीछे हटूं।
और मैं अपनी बात कह रहा था, मजबूती से कह रहा था। वही बात मैं आज भी कहता हूं कि बहुत सारे निर्दोष सतनामी समाज के युवाओं को जेल में डाला गया, पीटा गया, उनको जबरदस्ती मेरे खिलाफ बयान लिखवाने के लिए भी दबाव बनाया गया, उनको प्रलोभन दिया गया कि हम आपसे जेल से छुड़वा देंगे। बलौदा बाजार जेल में बैठकर जेलर के कमरे में ये सारे काम हुए हैं, सब युवाओं ने मुझे बताया। लेकिन उसके बावजूद भी सब लोगों ने सच के साथ रहे और हम लोग इतने समय में निकल आए। देवेंद्र, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बलौदा बाजार, जिसके लिए मैंने कहा कि क्या ये आपका अति आत्मविश्वास आपके लिए नुकसानदेह हुआ, उसके साथ मुझे ये भी बताइए कि आखिर आप ऐसा क्या करते हैं कि गृह मंत्री भी भिलाई पहुंच के आपकी चर्चा कर जाते हैं इस घटना के पहले। गाहे बगाहे अलग अलग मौक़ों पे बीजेपी के भीतर खाने सार्वजनिक चर्चा होती है। कांग्रेस में भी आपके कुछ शुभचिंतक बड़े कर रहे हैं। क्या मसला है भाई? कर रहे मतलब क्या होता है? कर रहे मतलब करारे, करारे, मतलब जैसे बहुत प्यार करने वाले, बहुत बेइंतहा। अगर सामने मिले तो ये यकीन हो जाता है पुरानी बॉलीवुड फिल्म की तरह कि देवेंद्र और वो भाई हैं, बिछड़ गए। पर जैसे ही वो पीछे होते हैं या आप कहीं और होते हैं, वो अलग दुनिया में होते हैं, अलग दौर में होते हैं, तो उनके मनोभाव कुछ और होते हैं। अच्छा, तो एक ही क्षण में खल नायक भी, महानायक भी, देवता भी, सब। तो ऐसा जो किरदार हो, कर्रा किरदार एकदम, मतलब डायलॉग डिलीवरी में चौवा छक्का मार दे, तो ये सारे लोग हैं। तो ऐसा क्या करते हो आप? देखो, मुझे ये लगता है कि राजनीति का जो स्वरूप है ना, इसमें ये आम बात है, सहमत असहमत होना और सामने। और राजनीति में ना चेहरा साफ नहीं होता किसी का भी। एक चेहरे के बहुत सारे मायने होते हैं और समय समय पे चेहरे बदलते भी रहते हैं। तो मुझे लगता है मेरे लिए ये सारी चीज़ें अनुभव के रूप में हैं। जेल यात्रा में मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पूरे 192 दिन मजबूत होकर डट के खड़ा रहा, मैंने कभी चिंता नहीं की कि क्या हो रहा है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी चिंता हुई, मुझे भी परिवार की याद आई, मुझे भी दुख हुआ, मेरी भी आंखें नम हुई और मुझे भी ये लगा कि ये कब तक चलेगा और कैसे चलेगा। लेकिन साथ ही साथ इंसान की जो प्रवृत्ति है ना, इंसान हार नहीं मानता। इंसान जीव ही ऐसा है, वो हर परिस्थिति में जीना सीख लेता है। तो वो कठिन परिस्थिति में भी कैसे खुश रहें, उसके लम्हे खुद ही ढूंढ लेते थे। और पलट के अगर 6 महीना सोचूं ना पिछले, तो बुरा कुछ याद नहीं आता, खुशी के कुछ पल ही याद आते हैं। मैं कहूँगा मैं बहुत लाख इन लोगों ने मुझे दबाने की कोशिश की, सरकार ने, लाख प्रशासन के लोगों ने षड्यंत्र किया। लेकिन इतने षड्यंत्रों के बाद भी मैं ऊपर वाले का इसके लिए वही करूँगा, शुक्रिया अदा करूँगा कि षड्यंत्र ऊपर वाला उसी के साथ होने देता है जो षड्यंत्रों को झेल सके और उससे बाहर निकल सके। तो ये मुझे लगता है कि मुझे मानसिक रूप से और मजबूत किया है, राजनीति की पहचान और हुई है। और अति उत्साह की जो बात है, मैं युवा हूं तो थोड़ा अति उत्साहित तो रहूंगा ही, ठीक है। डर खत्म हुआ है। राहुल जी का नारा है डरो मत, उस नारे को मैंने इस समय पूरी तरह अपने मन में बसा के रखा था। जो आप बोल रहे थे ना अति उत्साह, वो अति उत्साह नहीं था भैया, वो है ना डर के आगे जाने की राह थी कि मैं अपने डर को खत्म करना चाहता था, इसलिए मैं बोलते गया। वो मुझे दबाते गए लेकिन मैं भी दबा नहीं, मैं भी बोलते रहा। लगातार बीजेपी के सरकार के मंत्रियों का आरोप लगता रहा कि इसको हम ये कर देंगे, उसका ये कर देंगे, चलता रहा। लेकिन मैं भी रुका नहीं कि मैं डरूंगा नहीं, मैं चुप नहीं होऊंगा, मैं बोलूंगा कि सतनामी समाज के युवाओं के साथ गलत हुआ है, मतलब गलत हुआ है। आपको लगता है इसके लिए देवेंद्र यादव को जेल में डाल के आपको संतोष मिल जाएगा, तो ये आपका पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी फेलियर है, आपको उसका कोई संतोष नहीं मिलेगा जो बाद में उन्हें दिखा। बीजेपी ने 2 समय गलती की। पहले प्रशासनिक फेलियर रहा उनका कि अगर कहीं पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो उसकी व्यवस्था देखनी है। अब इसके बाद पॉलिटिकल फेलियर रहा कि भाई आपको जो लोग गुनहगार थे उनको गिरफ्तार करना चाहिए, ना पॉलिटिसाइज करना चाहिए। उन्होंने पूरे इशू को पॉलिटिसाइज किया। उन्होंने दिखाया, एक पिक्चर बनाई, उस पिक्चर में एक किरदार रख दिया देवेंद्र यादव और उसको विलन बनाकर उसको पेश कर दिया जनता के सामने कि हमने ये देखो, हम इसको फांसी देने वाले, ये गुनहगार है, हम इसको फांसी दे रहे हैं।
लेकिन आप कैसे, ये बीजेपी के लोग ये कैसे सोच सकते हैं कि जिन लोगों ने उनको सरकार में सत्ताधीश बनाया है, जिन्होंने उनको राजा बनाया, उनको ये बात दिखती नहीं है। ये जनता है साहब, जनता सब जानती है, बोलती नहीं है। ये जनता को इस बात का आभास है कि आपने अपनी गलती छुपाने के लिए सैकड़ों निर्दोषों को 8-8 महीने जेल में रख दिया। देवेंद्र, लेकिन एक भीड़ है, हाँ, वर्ग विशेष की, सतनाम समाज की भीड़ थी, वो उद्वेलित हुई, हिंसक हुई, आग लगी, संपत्तियों का नुकसान हुआ, तोड़फोड़ हुआ, शासकीय कर्मचारियों पे हमले हुए, वो चोटिल हुए। ये किसने किया? अगर आप ये कह रहे हैं कि वो तो निर्दोष थे जो पकड़ाए, तो किसने कर दिया? देखिए, ऐसा है, मैं ये कह रहा हूं उसमें कई लोग निर्दोष हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं। एक डॉक्टर साहब हैं, रिटायर्ड हैं, उनको पेंटर बताकर उनको गिरफ्तार कर लिया 2 दिन बाद घर से। एक महासमुंद के हमारे छोटे भाई जैसे ही हैं, जेल में उनसे मुलाकात हुई, जांगड़े, राहुल जांगड़े। वो उस दिन बलौदा बाजार भी नहीं गए थे और उन्होंने सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट लिखा होगा, बस उनको गिरफ्तार करके सेम धाराओं में ला दिए। तो आप कोरम पूरा करने के लिए क्यों ये काम कर रहे हैं? ये बात है। आप न्याय कीजिए ना। जितने गलत हिंसा करने वाले लोग हैं, जितने गलत वहां पर तोड़फोड़ करने वाले लोग हैं, उतना ही गलत वहां पे कलम चलाने वाला भी व्यक्ति है, जिसको वो अधिकार मिला है कि वो न्याय के आधार पर, प्रशासनिक कार्रवाई के आधार पर, विवेचना के आधार पर लोगों को जेल में डाले। ये नहीं कि उनको भाई अब गलती हो गई तो हमको 2 दिन में सरकार के सामने अपनी लीपापोती करके दिखा देना है कि हमने कर दिया, और जो मिला उसको डंडे मारे और उसको अंदर डाल दिया और उससे कुछ भी बयान लिखवा रहे हो और उसको पीड़ित कर दिए। भाई मैंने अपने आंखों से देखा है लोगों को रोते बिलखते। जो एक बच्चा था हमारे साथ, उसके पिताजी का देहांत हो गया, उसका कोई लेना देना नहीं था उस आयोजन से। आयोजन था, आयोजन में वो भी आया था, खड़े होके देख रहा था जो हुआ। पुलिस ने उसको भी पकड़ के डाल दिया, उसको जेल भेज दिया। जेल में रहते रहते उसके पिताजी गुजर गए। सब बच्चे मुझसे मिले उस समय और उन्होंने कहा भैया आज इसके घर का एक सदस्य गया है दुख में, कल हमारे जाएगा, इसका अंत कब होगा? तो मैंने बोला धैर्य रखो यार, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। तो ये भी तो बात है, उसको भी तो न्याय मिलना चाहिए। उसकी क्या गलती? देखिए, कानून हमेशा ये कहता है कि एक भी बेगुनाह को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये आप न्यायपालिका की यही है। आप वहां पे सैकड़ों बेगुनाहों को जेल में डाल के रखे हो, गुनाहगारों को पकड़ो ना, कौन मना करता है? अच्छा, इस केस के जो पुलिस डायरी बनी, जो कोर्ट में पेश हुई, हाँ, उसमें पुलिस ने छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों के हाँ, चर्चित घटनाक्रमों के आरोपियों की हाँ, तस्वीर देवेंद्र के साथ लाई, हाँ, उसको पेश किया। हाँ। तो देवेंद्र आपकी सियासत का हिस्सा है क्या कि कोई किसी भी प्रकरण का आरोपी होगा, तस्वीर देवेंद्र के साथ मिलेगी उसकी? वो विश्रामपुर सूरजपुर में एक घटना घटी, उसका आरोपी और भी कई आरोपी। नहीं, उसमें जो चार्जशीट थी उसमें उनको है ना बलौदा बाजार के विषय में मेरे खिलाफ कुछ दस्तावेज नहीं मिल पा रहे थे दरअसल। तो वो सोचे क्या करें, तो उन्होंने, मैं छात्र राजनीति में जब था जी, 2009 में मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, उस समय से लेकर अभी 2024 तक जितने भी हमने आंदोलन किए, हमने पीएससी का घेराव किया स्टूडेंट्स के लिए, हमने राज्यपाल का घेराव किया, हमने राज्यपाल के यहाँ मार्च किया था, जो कांकेर में बच्चियों के साथ हॉस्टल में बलात्कार की घटना आई थी, उसको लेकर हमने बिलासपुर यूनिवर्सिटी में जो आंदोलन किया था। इस तरह के जितने भी प्रकरण थे सब उसको उसमें डाल दिए और उसमें एक तस्वीर डाली सूरजपुर के जो घटना हुई थी। वो बड़ी निर्मम घटना है और हम अपराधियों के साथ नहीं है। चूंकि किसी शादी ब्याह में जो फोटो मैंने देखी, मैं तो उन बच्चों को पहचानता भी नहीं था, किसी शादी की फोटो थी वो। किसी शादी में कोई भी आके किसी भी नेता के साथ तस्वीरें खिंचा सकता है और हम लोग तो जनता के बीच के लोग हैं, हम कभी तस्वीरों के लिए किसी को मना नहीं करते। लेकिन क्या पुलिस आज तक छत्तीसगढ़ की कोई भी ऐसे दस्तावेज पेश कर पाई जिससे वो ये साबित कर पाए कि देवेंद्र गुनहगार है?
आरोप लगाना तो आसान होता है भैया, कोई भी उसमें- लगा देता। उसमें मैं वो- भी अभी फोटोशॉप करके किसी की भी, बड़े से बड़े लोगों की फोटो किसी के साथ भी दिखा दूंगा। ये तो दौर आ गया है एआई का। क्या होता है इससे? देखो इंसान, देखो जिनको ये सब करना रहता है ना, वो लड़ने का मिजाज ही नहीं रखते। हम लड़ इसलिए पाते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारा दामन साफ है। देवेंद्र, इस 6 महीने के आसपास के अंतराल में वो कौन सा क्षण था जब आंखें भीगी हों आपकी? बच्चे की याद आई थी? हाँ, सभी की याद आती थी। और एक जेल में जब आप रहो ना, तो कम्युनिकेशन लैक ऐसा होता है ना कि अचानक से डर आता है। आप सो रहे हो, कोई बुरा सपना देखे, नींद खुल गई रात के 1-1:30 बजे। अब नींद खुल गई तो छोटा सा कमरा है, ताला लगा है उस कमरे में, जो जैसे आप बैरक। बैरक, लोहे की का गेट है और ताला लगा हुआ है, दूर दूर तक कोई आदमी नहीं दिख रहा है। रात के 1-1:30 बजे आपकी नींद खुल गई, आपने कुछ गलत सपना देखा या कुछ बुरा देखा या कुछ बुरा ख्याल मन में आया। अब आपको रात भर नींद नहीं आ रही है, आप क्या करोगे? ना आपके अड़ोस में कोई, ना पड़ोस में कोई, ना सामने कोई। आप कैसे अपने आप को वो 5-6 घंटे इंतजार करोगे कि 5:30-6 बजे बजें और वो बैरक खुले तो मैं बाहर जाके किसी से कोई बात कह पाऊं। और आपके मन अंदर से धक धक करते रहता है कि क्या हुआ यार, कुछ तो बुरा ख्याल आ रहा है। और आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि आप वो रहते हो ना, आपके हाथ में कुछ नहीं है कुछ करने के लिए। क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। चिल्ला के भी कुछ नहीं कर सकते, रो के भी कुछ नहीं कर सकते। रोगे भी तो आंसू 2 मिनट बाद खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आंसू भी एहसास कराते हैं तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। आजादी जिंदगी की ऐसी ईश्वर की दी हुई ऐसी चीज है, मतलब आपकी जिंदगी से बिना आजाद हुए कोई जिंदगी ही नहीं है। आपकी आजादी छीन जाती है जेल में। आए ऐसे अवसर, ऐसे समय में मैं क्या करता था आपको बताता हूं। मैं लिखने लग जाता था। शुरुआत के जो दिन थे, शुरुआत में जब चौथे, 5वें, 7वें दिन अचानक से नींद खुल जाती थी, रात भर नींद नहीं आती थी और सर ऐसा फटता था कि मैं करूं क्या, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं था। तो मैं क्या करता था, कॉपी पकड़ता था, पेन लेता था और लिखने लग जाता था। लिखते रहता था, लिखते रहता था, लिखते रहता था। जो मेरे मन में आया वो लिखता था, जो मेरी भावना है वो लिखता था, जो मैंने संसार या जीवन या ये पूरे समाज या राजनीति, किसी के बारे में जो भी अनुभव किया उसको लिखने लग जाता था। ऐसे कटा। कभी उठ के मेडिटेशन करने लग जाता था, कभी इतिहास की किताबें पकड़ के पढ़ने लग जाता था। लेकिन वो जो कॉपी है जिसमें हाँ, लिखा करते थे, हाँ, तो किताब की शक्ल बनाओगे उसको? ऐसा है कि मैं इस बारे में ये सोचता हूं कि शायद छोटी, मतलब जल्दबाजी ना हो जाए। मेरे को ऐसा लगता है मेरे जीवन में मैं बहुत सारे अनुभव लेने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि क्या एक एक एपिसोड को लिखोगे जेल यात्रा को, थोड़ा और उसको मेक इट लार्ज, इसके बाद लिखेंगे। वो समय भी आएगा, लेकिन मैंने उस कॉपी को अपने साथ संभाल के रखा है। और एक चीज मैंने उसमें पाई जो मेरा मूल मैंने आपके सामने शेयर करता हूं। मैंने ये समझा कि जीवन चलता है उद्देश्य पे। हर व्यक्ति का अपना अपना उद्देश्य है और वही उद्देश्य को वो सही और गलत के चश्मे से दुनिया के सामने पेश करता है और उसी उद्देश्य पे वो जीता है। आपके उद्देश्य को लेके जो राजनीति में रुचि रखते हैं देवेंद्र, उनका कहना है कि ये भाग्य का धनी है देवेंद्र। ये जिस वर्ग विशेष पर एक ब्लैंक था कांग्रेस का, वहां पे कोई चेहरा नहीं था, देवेंद्र ने वहां पर सीधे सेंधमारी की और हासिल कर लिया है। 6 महीने देवेंद्र की जेल थी, कोई बात नहीं है, लेकिन सतनाम पंथ के जो लोग हैं, अनुयायी हैं, उनके बीच में देवेंद्र की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है। बिलासपुर लोकसभा जैसी ऐसी कोई सीट जहां पे सतनाम वोट बहुत दिशा निर्देशक होते हैं, तय कर देते हैं, तो देवेंद्र के लिए सियासती रूप से घाटे का सौदा नहीं है। क्या ये इतना ही निर्मम सच है? देखिए, ऐसा है कि मैं सतनामी समाज से परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के वचनों से
बहुत पहले से प्रभावित हूँ। ये इसको अगर देखना है ना तो पीछे पलट के देखना चाहिए, पिछले 10 साल को देखना चाहिए, तब अपन उसके एक स्वरूप पे आ पाएंगे। ये समझिए समय की बात है, या समय परिस्थिति, ऊपर वाले ने ये सौभाग्य मुझे दिया। जब मुझे महापौर की टिकट पहली बार मिली, जिस दिन मिली उसी दिन हमारे यहाँ सेक्टर 6 में सतनामी समाज की रैली थी, और मैं उस दिन वहाँ गया, मैंने दर्शन किए और मैंने कहा कि बाबा आप आशीर्वाद दीजिए, आपके आशीर्वाद से मैं मन के एक समान के नारे को, सतनाम के नारे को मजबूत करूंगा और उसके लिए काम करूंगा, और प्रतिवर्ष 1 जनवरी को आपके दर्शन करने जाऊंगा। तो ये बात है 2015 की। उसके बाद चुनाव जीते हम। फिर आप देखें 2017, 18, 19, 20, हम शायद 22 या 21 में, जब कोरोना था उस समय अलाउड नहीं था, उसका 1 साल छोड़ के आप अभी भी देखेंगे 2024 तक 1 जनवरी को लोग घूमने जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, देश विदेश जाते हैं। मैं अपने साथियों के साथ गिरौदपुरी धाम जाता हूँ, मुझे बड़ा वहाँ पर सुकून मिलता है। वहाँ बाबा की पूजा अर्चना करते हैं, जगह को देखते हैं। पिछले 2024 में तो मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा गया था, तस्वीरें हैं। तो मुझे लगता है ये एक रिश्ता खुद से बना हुआ रिश्ता है। इसीलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। जब ये घटनाक्रम हुआ तो मुझे लगा मुझे जाना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि बलौदा बाजार के मंच पे आपको चढ़ने नहीं दिए, बोले कि नहीं चढ़ना है आपको। देखिए ऐसा है कि बहुत सारी स्टोरीज हैं। जैसे क्या है, ये जो पुलिस ने एक स्टोरी प्रस्तुत की है उसका विरोधाभास समझिए। उस पे एक तरफ वो कि ये कहते हैं कि देवेंद्र ने, जो आयोजक थे, उनसे 1 दिन पहले से संपर्क में था, उनको फंडिंग के लिए पूरा उसने कॉन्फिडेंस दिया था कि मैं फंडिंग भी करूंगा। ठीक है ना, उनके पास फंडिंग का प्रूफ है ना, उनके पास मेरे उनसे संपर्क का प्रूफ है, कोई डिटेल नहीं है। और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं स्टोरी में कि देवेंद्र स्टेज पे चढ़ रहा था, उसको आयोजकों ने मना किया। तो एक बात बताइए, अगर आयोजकों से मैं संपर्क में हूँ, मैं उनको फंड आउट कर रहा हूँ, मैं उनको बैकिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को स्टेज में क्यों नहीं चढ़ने देंगे? राइट और रॉन्ग? तो ये एक स्टोरी क्रिएटेड है। अगर मेरी बात आप पूछेंगे तो मैं वहां पर गया और मैंने देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ है, स्टेज पे बहुत सारे लोग हैं, समाज के सभी लोग हैं। तो मैंने ये समझा कि मुझे अपना समर्थन देना है यहाँ पर। मैं वहां पर कुछ साथियों के साथ 2 मिनट खड़ा रहा, फिर उन्होंने बोला कि भैया ऊपर चलेंगे। मैंने कहा नहीं, अपन यहीं बैठ जाते हैं, यहीं से अपना समर्थन दे देते हैं। मैं उनके साथ बैठा, 10 मिनट 5 मिनट बैठा, और इसके बाद मैं वहां से निकल गया। बस इतनी सी स्टोरी है, जिसमें मिर्च मसाला लगा दिया प्रशासन के लोग। आपके वकील साहब, जब आप जेल में थे, हाँ, आपके वकील फरहान जी से मेरी बात हुई थी। हाँ, मैं पुलिस की उस चार्जशीट पर अभिमत समझना चाह रहा था। हाँ, तो उन्होंने कहा कि इससे बेहतर स्टोरी तो साउथ इंडियन फिल्मों में होती है। उन्होंने कहा कि ये एलिगेशन, आरोप ये है कि आपने षड्यंत्र किया, हाँ। यही नहीं बता रहे हैं कहाँ किया। तो लाइट मोड में हाँ। देवेंद्र इस चतुराई से षड्यंत्र कर लेते हैं, आपकी पता भी ना चले। क्या है, मुझे लगता है कि ये दुनिया में है ना, सच का कोई विकल्प नहीं है। कोई भी षड्यंत्र कभी छुप नहीं सकता। और मुझे लगता है जो सच को बेस बना के चलता है ना, वो षड्यंत्र करने की ज्यादा आवश्यकता ही नहीं है। सारे षड्यंत्रों से निकलकर वो बाहर आ जाता है सच। मैं ना इतना पॉलिटिकल नहीं हो पाया हूँ अभी। मैं बहुत यंग हूँ, आप समझिए इस बात को। मैं बहुत फ्रेश हूँ। मेरे अंदर इमोशन है, मेरे अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत है, मेरे अंदर ना झुकने की प्रवृत्ति है, मेरे अंदर डर नहीं है। लेकिन मैं, जो बोलते हैं ना शातिरपना या क्रुएल्टी, ये सब लक्षण मैंने देखे नहीं। बहुत मतलब हंसते खेलते जीवन में यहाँ तक आया हूँ। मतलब मेरे को हर जगह अच्छे सराउंडिंग्स मिली है। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी फैमिली या मेरे आसपास के लोग या यार दोस्त सब मुझे प्यार करने वाले मिले। नहीं, वो ठीक है, लेकिन देवेंद्र एक चीज़ बताइए, सियासत जो है उसमें नकारात्मकता और सकारात्मक दोनों का बहुत शातिराना मिक्सचर होता है। हाँ,
तो अगर कुछ लोगों ने, किसी राजनीतिक दल ने या आपके ही दल के कुछ लोगों की मानसिक प्रेरणा ने आपको उस मुकाम पे खड़ा कर दिया ले जाके कि आप उसमें भी थोड़ा अध्ययन कर लें, थोड़ा उसमें भी कुछ पढ़ाई लिखाई आपकी हो जाए, शुक्राना देंगे उनको कि थैंक यू वेरी मच? मैं तो कहूँगा हर अनुभव इम्पोर्टेंट है लाइफ का। ये जेल जाके समझ में आया कि संसार थोड़ा अलग चलता है। हम अलग नज़र से देखते थे, लेकिन संसार बहुत अलग है। और दुनिया एक कठिन संघर्ष है, सर्वाइवल की लड़ाई। सारे मस्तिष्क आपस में लड़ रहे हैं, तो उस बीच में आपको अपने आप को बचा के चलना है। ये सारी चीज़ें समझ में आई और कुछ अनुभव भी हुआ, तो मैं यही कहूँगा थैंक यू। जो भी हुआ अच्छे के लिए होता है। आप जेल से छूटे, युवाओं के समर्थकों के हुजूम ने आपका स्वागत किया, फिल्मी डायलॉग जैसा एक छोटा सा 2 मिनट का आपका बयान आया, वहाँ तक भी ठीक था। उसके बाद अचानक आप सीधे, आपकी एक तस्वीर आई ट्विटर पे राहुल गांधी के साथ। ये क्या था भाई साहब? मतलब जो लोग यूं ही तकलीफ में हैं आपके छूटने से, उन्हें और जलाने की क्या जरूरत थी जनाब? देखिए ऐसा है, हमें अभी कांग्रेस पार्टी की बहुत लंबे समय तक सेवा करनी है, पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम करना है। मैं तो इसको बड़ा सौभाग्य मानता हूं अपना कि मुझे शीर्ष नेतृत्व का स्नेह प्राप्त और उनके संपर्क में आने का मौका मिला। देखिए कोई भी लंबा संघर्ष होता है, मैं मानूंगा राहुल जी का नारा डरो मत को हम लोग लेके आगे बढ़े, लेकिन राहुल जी से मिलकर इस बात की खुशी होती है कि वो इतनी छोटी छोटी बातों को भी जानते हैं। उनको बड़ी चिंता थी सतनामी समाज के लोगों की जिनके साथ अन्याय हो रहा है, और उनके पास हर चीज़ का फीडबैक था। और जिस तरीके से वो देश के अंदर संविधान को बचाने के लिए, और जो हमारे एससी कम्युनिटी के भाई हैं, ओबीसी के हैं, एसटी कम्युनिटी के भाई हैं, उनके लिए जिस तरीके से मुखरता से राहुल जी आगे आते हैं हमेशा, वो चिंता उनके मन में साफ झलक रही थी। और वो सभी से मिलना चाहते हैं, सभी लोगों से जिन लोगों के साथ गलत हुआ, अन्याय हुआ है, और उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। हम कोशिश करेंगे कि उनके जो विचार हैं उसके आधार पर काम करें। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा था क्योंकि मैंने ये पाया है, सुना है कि आपके दल कांग्रेस के ही कई दिग्गज जो इस प्रदेश के हैं, वो दिल्ली जाते हैं कि राहुल जी से भेंट होगी, नहीं होती है, वापस चले आते हैं। आप छूटे और सीधे दिल्ली गए और राहुल जी से मिले, बढ़िया मुलाकात हुई, भेंट हुआ, फोटो वोटो सब आ गया। क्या है भैया? देखिए ये तो चर्चाएं हैं, राहुल जी सभी से मिलते हैं, और राहुल जी का विशेष ये रहता है कि स्टेट के जो नेता हैं उनकी बातें वो सीधे संवाद के रूप में सुनते हैं, और हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को भी ध्यान देते हैं। वो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये इतना सधा पगा सावधान सा जो अभी आप बोल रहे हैं, तो आप तो बोले मेरे को अभी कि आप बाहर की दुनिया को और सारी दुनिया को नहीं, जानो। उनको तो थैंक यू दे दिए हो। हाँ, वो थे जो गैर थे। ये अपनों के लिए इतना सधा सधा संदेश क्यों दे रहे हो? उनको ये तो बता सकते हो ना कि हाँ मैं आ गया हूँ। आप लोग ऐसा ना सोचें कि अब मैं जेल में रहा तो टूट गया हूँ। आप लोग ज्यादा ऐसा है ना, मतलब मैंने देखा कि जहाँ चिंगारी हो वहां पे कैसे वो अमेज़न, तो मैं जहाँ पे चिंगारी नहीं वहां हवा क्यों ही फूंकूं? वही तो मारूंगा। ऐसा ना। अरे गजब है। नहीं, वो तो मेरे को आपकी बात सुन के वो याद आ गया। वो अमेरिका में अभी जंगलों में आग लग गई थी ना, बहुत टीवी में हम लोग न्यूज़ देखते रहते थे, पढ़ते रहते थे, लॉस एंजलिस। तो ठीक है प्रभु, आपके छोटे भाई हैं हम, ठीक है, ऐसा कत्ल मत कीजिए हमारा, ठीक है? हम आपके सामने बच्चे हैं, पूरे संसार लग के नहीं कर पाए, मैं क्या करूंगा? कत्ल मत कीजिए, आपके छोटे भाई हैं। आपके राजनीतिक, आपके अपने दल के राज्य के लोग हैं, हाँ हाँ, बड़े नेता हैं, नाम मैं किसी का नहीं ले रहा हूं, अगर कहीं चिंगारी है तो नहीं फूंक रहा हूं, लेकिन सवाल निर्मम है। जिस दौर को देवेंद्र भोगते हो, परेशान हुए हो, क्या पहचान पाए मुकम्मल, या पहचान के लिए एक आध बार और संघर्ष चाहते हो?
नहीं, और तो संघर्ष नहीं चाहते, निरंतर जीवन ही संघर्ष है। बस इतना कहना चाहूँगा, जो समय था जेल यात्रा का, उसमें खुद को पहचानने में ज़्यादा समय दिया। और मुझे लगता है कि जिंदगी में चुनौतियां तो आपके हर समय बनी रहेगी। आप सबसे शीर्ष पद पे चले जाओ या आप सबसे छोटे कार्यकर्ता के रूप में रहो, हर समय आपको चुनौतियां, संघर्ष देखनी पड़ेगी। जरूरी है कि समय के साथ आप इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, ठीक है, ना कि पावर के पीछे भागो। तो ये मैंने इस सच को मैंने जाना और मैं अपनी स्ट्रेंथ पे काम किया। आने वाले समय में भी अपने स्ट्रेंथ पे काम करूंगा। मुझे खुद पर, कोई भी व्यक्ति जब खुद पर भरोसा करता है तभी वो दुनिया उस पर भरोसा करती है। तो मुझे लगता है खुद पर ही काम करना हमेशा आवश्यक है। बाकी चैलेंजेस आप सोशल लाइफ में हो, आप कैसे डिनाई करोगे, आप कैसे एकदम साफ बन जाओगे कि नहीं बिल्कुल साफ ही चल रही है दुनिया, ये सब झूठी बातें होती है, उसके पीछे नहीं जाना चाहता। हाँ, ये ज़रूर है, इस समय ने काफ़ी कुछ स्पष्टता दी जीवन की, और हम कोशिश करेंगे कि हम हमारे जूनियर्स को, हमारे सीनियर्स को, सबको इस तरीके से, साथियों को इस तरीके से लेके चलें ताकि हम लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी को यहाँ और मजबूती से स्टैब्लिश कर पाए। मीठी बात थी। चलो अपने सवाल को घुमा देता हूँ। जो तुमने अपने सीनियर से झेला वो अपने जूनियर्स को झेलने तो नहीं दोगे? देखो, ऐसा है कि सीनियर्स का बहुत स्नेह रहा, सभी पार्टी के इस सभी 6 महीने नेता, के दौर की बात कर रहा हाँ, हूँ। सभी पार्टी के नेताओं ने हर समय मेरी चिंता की। क्योंकि मैं राजनीतिक गलियारों में मीडिया में जब तक गम्मत नहीं होगी, गम्मत बोलते हैं ना बिलासपुर की बात है, जब तक गम्मत नहीं होगी तब तक मजा कैसे आएगा। तो ये गम्मत का विषय है कि इसने खींचा, उसने तोड़ा, उसने किया, ये है ना, ये मजे, राजनीति का फ्लेवर है, मुझे मतलब लगता है। आप ये मानते हैं विशाल हृदय के साथ कि मुझे मांझ रहे हैं ये लोग, परिपक्व बना रहे हैं, ऐसा? हाँ, मैं परिपक्व बन रहा हूँ और सभी का इसने आशीर्वाद रहा। अगर सबका साथ नहीं रहता तो शायद मैं सरवाइव नहीं कर पाता बिना सबके साथ के। सबका इसने रहा। देवेंद्र, कांग्रेस के भीतर लक्ष्य क्या है आपका? मेरा है ना, मेरा लक्ष्य मेरा खुद पे काम करने का। मैं ईमानदारी से अपना काम बेहतर करना चाहता हूँ और वो जो भी जिम्मेदारी हो उसमें अपना 100% देना चाहता हूँ। मुझे लगता है एक इंसान का उद्देश्य होना चाहिए। जैसे उद्देश्य की बात हुई थी, मैंने बोला ना, मैंने लिखा था उद्देश्य। मुझे ये समझ में आया, इंसान का उद्देश्य होना चाहिए फोकस्ड होके उसको जो जिम्मेदारी मिली उसका निर्वहन करने की। मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ एमएलए, मुझे और बेहतर एमएलए बनना है। मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ फैमिली मेंबर, मुझे और अच्छा फैमिली का मेंबर बनना है। मुझे ये लगता है बीइंग अ लीडर या कम्युनिकेटर, दोस्तों के साथ, साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी में और बेहतर काम करना है। जहां तक मेरी खुद की ख्वाहिशों की बात है, ख्वाहिशें उनकी होती है जिनके काम करने का या मेहनत करने का दायरा सीमित होता है या कुछ समय का होता है। हमें तो अंतिम सांस तक संघर्ष करना है और संघर्ष का कोई दायरा हमने सोचा नहीं है। ये जरूर सोच लिया है कि आज से आने, जब तक सांस है तब तक हर दिन ऐसे ही रोचक बना रहे, ईश्वर की कृपा रहे, हर दिन ऐसे ही आनंद आता रहे, हर दिन जबरदस्त मेहनत होती रहे और समय काटना ना पड़े, खुद निकल जाए। आखिरी सवाल है, जिस दिन पुलिस आपको लेकर जा रही थी, सबने देखा कि आप पुलिस की जीप के ऊपर खड़े हो गए, एक हाथ में सफेद झंडा, एक हाथ में संविधान। ये चमत्कारिक सा जो एक तस्वीर और वीडियो वायरल हुई थी, ये आइडिया कहाँ से आया? देखिए, मेरे साथ क्या होता है, मैं बहुत स्पॉन्टेनियस बिहेवियर पे बिलीव करता हूँ। मैंने कभी कोई प्लानिंग नहीं की, मैं एट द मोमेंट बिहेव करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं हो पाता मेरे से कि मैं पहले से आपसे मिलना है तो मैं उसकी योजना बनाऊंगा, उसकी तैयारी करूंगा। ऐसा करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा आपके सामने जैसा हूं वैसा आ जाऊंगा तो ठीक रहूंगा, सीधी सी बात है। तो मेरे मन में ये था कि मुझे जाना है, अब तो जेल जाना है, चलो जेल चलो। घर वालों से मिला, बाहर निकला, जेल चलो। फिर मैंने ऐसे सबको देखा, अच्छी काफी लोग हैं, दिख भी नहीं रहे थे लोग, तो मैं गेट पे पैर रखा और चढ़ गया ऊपर 1 सेकंड में।
चढ़ गया और इसका सबका अभिवादन किया। इसके बाद तो पुलिस वालों का अपनी कोशिश रहती है धक्का मुक्की मारने की, तो वो अपने साथ संभव नहीं है कि हमारे साथ ऐसा कर पाए। ठीक है, इतना तो सेल्फ रेस्पेक्ट अपन अपना बचाना और रखना जानते हैं, शरीर से भी जानते हैं और दिमाग से भी जानते हैं। वो लोग भी बेचारे कुछ नहीं बोले। फिर मैं नीचे आया, अपना चला गया शांतिपूर्वक। मैंने पूरा कोऑपरेट किया पुलिस को, वरना पुलिस को मैंने बताया था मैं शाम को 5:30 बजे निकलूंगा। 5:30 बजे निकला मैंने, उन्होंने तो मुझे गिरफ्तारी वारंट भी नहीं दिखाया था। मुझे तो बलौदा बाजार ले जाके वहां थाने में बैठाने के बाद मेरे को गिरफ्तारी वारंट दिए। वो तो मेरे सामने पुलिस वाले सब बोल रहे थे, मेरे भाई को बोल रहे थे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को बोल रहे थे कि भैया हमको बोले लेके आने के लिए, इसको लेके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं लीगली कहूं तो आप देख लीजिए मेरे चालान में भी ना ग्राउंड ऑफ अरेस्ट था, ना अरेस्ट वारंट था। अरेस्ट मेमो मुझे बलौदा बाजार में रात में जाके 10:30 बजे मेरे भाई को दिया गया। तो आप इसको समझिए ना, वो तो कानूनन रूप से भी नहीं ले जा सकते थे मुझे, लेकिन मैंने कोऑपरेट किया कि ठीक है तुम्हारी ड्यूटी है ना, तुम्हें सरकार से प्रेशर है ना ले जाने के लिए, चलो ले जाओ। स्पॉन्टेनियस से याद आया, और ये आखिरी सवाल है। जेल अलग दुनिया है। हाँ, जेल एक अलग दुनिया हाँ, है, पर बड़ी रोचक, बड़ी निर्मम होते, बड़ी रोचक, बड़ी खूबसूरत। हाँ। स्पॉन्टेनियस कोई जेल का प्रहरी अचानक बोला है कि ये देवेन सुनो। मैं आपको बता रहा हूं, मैं वहां बंदी धर्म निभाया मैंने। मैं वहां पे विधायक नहीं था, मैं बंदी था वहां पे। अगर मैं बंदी नहीं रहता तो शायद मैं सरवाइव नहीं कर पाता 6 महीना। मैंने जिस समय गया उसी समय जाने के पहले ही मेरी ये मानसिकता बन गई थी मैं बंदी हूं, और मैंने बंदी धर्म निभाया। आप पूछना चाहेंगे तो इस बीच में बीजेपी के कई नेता आए जेल के अंदर कार्यक्रमों में, तो मैं बंदी के रूप में जमीन में बैठा रहता था। वो स्टेज पे बैठते थे, भाषण देते थे, हम लोग तालियां बजाते थे। मैं अगर अपने आप को विधायक समझ के जेल में रहता तो शायद कठिन हो जाती जेल। मैंने बंदी धर्म निभाया, और मुझे खुशी इस बात की कि लोगों के प्यार ने हमेशा मुझे इतना जमीन पे रखा कि 2 कंबल बिछाकर पूरे 6 महीने कट गए अपने। जेल में कुछ ऐसे लोग मिले जिनकी मदद करने की ख्वाहिश? बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे लोगों की मदद की। जेल में सड़ता है गरीब आदमी। जो गरीब होता है ना, 16 साल हो गए, 18 साल हो गए, जमानत हो गई, ठीक है, बरी हो गए केस में, लेकिन अब अंतिम काम करने के लिए जो पैसे चाहिए 2-4-5 हजार रुपए, उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, या वकील नहीं है कोई खड़ा होने के लिए, या सरकारी वकील है वो घर वालों का फोन नहीं उठाता, या मतलब सजा पूरी हो गई और इसके बाद 1-2 साल से जो मंत्रालय वहाँ फाइल आपकी रखी हुई है, प्रोसेस ही नहीं हो पा रही है। ऐसे तकलीफ में भी लोग रहते हैं, तो खुशी होती थी उनकी मदद करके। उनके लिए हम बंदी के रूप में जाते थे, बात करते थे वहाँ साहब लोग से, अनुरोध करते थे कि साहब इनकी मदद कीजिए। अपनी तरफ से भी लिखा पढ़ी करते थे, हमारे वकील आते थे तो उनको कागज देते थे उनका कि भाई इनकी मदद करिए। तो ठीक है, ऐसी तो समय कटता है, नहीं तो कैसे कटेगा। देखो क्या है भैया, लोगों के बीच में जीने की आदत है। आप यहाँ रख लो, कहीं और रख लो, या दुनिया के किसी कोने में रख लो, जैसे प्राणी है वैसे ही रहेंगे ना। नेचर सिग्नेचर नहीं बदलेगा, नहीं बदलता। ये अपने को लगता था कि समय से आप मैच्योर हो जाओगे, समय से उम्र के साथ, आपके तजुर्बे के साथ आप और ऐसे हो जाओगे, लेकिन जो आदमी का फितरत होती है ना, जो आदमी जिस कैरेक्टर का होता है वो वैसे ही रहता है। ये समझ में आया अभी तक टिल। शुक्रिया देवेंद्र, थैंक यू। मेरे लिए सौभाग्य की बात है बड़े भाई, आपके साथ गुफ्तगू करने का आनंद मिला मुझे। कुछ बातें बात के लिए छोड़ देते हैं। बहरहाल ये देवेंद्र थे, बहुत अनौपचारिक सी चर्चा थी। मैंने भरपूर कोशिश की कि कहीं कहीं जहाँ पर राजनीति में रहने की मजबूरी उसे औपचारिक बना रही है, देवेंद्र को वहाँ से भी खींच लाऊं कि चलो थोड़े अनौपचारिक हो जाओ, बाकी की छोड़ो जो राजनीतिक विरोधी हैं।
जरा उन पे तो बात करो जो तुम्हारे अपने दल के हैं। लेकिन देवेंद्र है, सियासत में पका हुआ है, NSUI की नर्सरी से निकला हुआ है और अब तो PhD हो गई है, जेल वेल हो आया है। तो जो इशारों में फिर भी इसने कह दिया है उसके अर्थ निकाल लीजिएगा, क्योंकि सियासत है, सब कुछ साफ साफ नहीं कहा जाता है, इशारों को थामिएगा। अगली बार फिर किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।